अपन देखने वाले हैं डिफिब्रिलेटर की मशीन को कैसे काम में लेते हैं, क्योंकि ये मशीन जो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होती है और जो बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट होती है, दोनों में काम की होती है। अपने पास जो डिफिब्रिलेटर मशीन है वो बाईफेजिक मशीन है, ये मोनोफेजिक भी आती है। ये एक एडवांस कार्डियक मॉनिटर भी है और एक डिफिब्रिलेटर भी है, दोनों की तरह से ये काम करता है। अब अपन देखेंगे कि इस मशीन को कैसे काम में लेना है। सबसे पहले ये मशीन चार्ज होनी चाहिए। इस मशीन के पीछे एक चार्जिंग सॉकेट है, उससे इसको चार्ज करके रखना है। यदि आप इस मशीन को चार्ज करके रखते हो तो आप 300 जूल के 100 बार इससे शॉक पेशेंट को दे सकते हो। एक बार इसमें लिथियम की जो चार्जेबल बैटरी है वो 100 बार पेशेंट को शॉक दे सकती है 300 जूल के, यदि इसको चार्ज रखते हैं। और पेरियोडिकली आपने को इस मशीन को चेक करके भी देखना है कि चार्ज है कि नहीं है, सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब अपन जब भी कोई पेशेंट अपने सामने अचानक से ऐसे गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है, और उस टाइम अपने को पेशेंट को एक सुरक्षित जगह पे अपन शिफ्ट करते हैं। उसके बाद अपन रेस्पॉन्स देखते हैं और पेशेंट कोई रेस्पॉन्स यहाँ पे नहीं कर रहा होता है। हम देखते हैं कैरोटिड पल्स भी उसकी नहीं आ रही होती है और यहाँ पे नाक से सांस भी नहीं आ रही होती है, सीना भी ऊपर नहीं जा रहा होता है। और ये सारी एक्टिविटी अपन पेशेंट के गिरने बेहोश होने के अंदर 10 सेकंड के अंदर देखते हैं। पल्स और ब्रीदिंग चेक करते हैं, दोनों ही नहीं है। इस कंडीशन में हम यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन शुरू करते हैं और यदि हमारे हॉस्पिटल में इस तरह की मशीन है तो उसको काम लेते हुए हम इसे कार्डियक मॉनिटर की तरह तुरंत से कनेक्ट करते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि इस मशीन को कैसे काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर अपन मशीन को देखेंगे। सबसे पहले मशीन को यहीं से ये ऑफ होती है और यहीं से ही ये मशीन यहाँ से ऑन होती है। ये 7 इंच का इसमें एक डिस्प्ले आता है और जैसे आप इस मशीन को ऑन करते हैं इसमें डेट आती है और टाइम आता है, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में हर सेकंड की वैल्यू होती है। शुरू के 5 मिनट में यदि किसी भी हार्ट के अरिथमिया के लिए आप इस मशीन से शॉक दे देते हैं तो हार्ट का जो करंट है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, वो नॉर्मल हो जाता है और पेशेंट बच जाता है। इसलिए यहाँ पे डेट लिखा है, यहाँ पे टाइम लिखा है, यहाँ पे बैटरी स्टेटस इंडिकेटर भी है। इसी के साथ यदि आप थोड़ा क्लोज देखेंगे तो यहीं पे जूल में इसकी एनर्जी लिखी है, कौन सी लीड आपने लगा रखी वो है, हार्ट रेट यहाँ से देख सकते हो। साथ ही साथ कितने mm पर सेकंड से लीड चल रही है ये भी इसमें दिखाई देता है। तो ये मशीन मॉनिटर भी है और डिफिब्रिलेटर भी है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बटन है वो पावर बटन है, इसे ऑन करेंगे और इसके पास में जो एक छोटा सा बल्ब जैसा है वो यहाँ पे ब्लिंक करेगा, मतलब मशीन यहाँ पे पावर ऑन है। यदि आप बैटरी हमने चार्जिंग लगा रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्जिंग वाला पॉइंट भी यहाँ पे कलर दे रहा है, लाइट दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे एनर्जी का। यहाँ पे देख रहे हैं 200 जूल लिखा है, तो यहाँ पे 0 से लेकर 300 जूल तक ये मशीन काम करती है। तो यहाँ पे कितना जूल लेके 200। अब अपन यहाँ से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अपन इसको 70 जूल कर रहे हैं, 150 जूल कर रहे हैं, 300 जूल कर रहे हैं, इस तरीके से। तो जो मोनोफेजिक मशीन होती है वो 300 जूल देती है, बाईफेजिक जो मशीन होती है वो 200 जूल देती है। जब अपन CPR करते हैं उसमें अपन 200 जूल लगभग सेट करते हैं यदि बाईफेजिक मशीन अपने पास है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं एनर्जी को अप एंड डाउन करने वाले जो बटन है वही बटन आपके एक्सटर्नल एंड का जो पेड है उस पर भी एनर्जी का अप एंड डाउन है। आप देखेंगे यहाँ से भी मैं इसको कम ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ, जो काम आप यहाँ से कर सकते हो। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर है। तो जो आपका स्टेनम वाला पेड है उस पर भी एनर्जी अप एंड डाउन का यहाँ पे एक बटन है। इसके बाद अपन देखेंगे कि कैसे यहाँ पे इस मशीन को आगे कनेक्ट करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे एनर्जी फिक्स कर ली, कितना, जैसे 250 जूल अपन ने एनर्जी फिक्स कर ली कि इतना करंट इस पेशेंट को देना है। तो उसके बाद अपन मशीन को यहाँ से चार्ज करेंगे। तो आप देख रहे हैं मशीन चार्ज हो रही है। जितना करंट अपन फिक्स करेंगे उतने करंट से मशीन यहाँ पे चार्ज होगी। अब मशीन क्या है, यहाँ पे कंप्लीटली चार्ज है। अब अपने पास यहाँ पे 2 पेडल है, इस पेडल को अपन अप्रोप्रिएट जगह लगाते हैं और इसी के साथ अपन चेस्ट लीड भी यहाँ पे लगाते हैं। तो अब अपन देखेंगे इसको कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन डेमो कर रहे हैं इसलिए मैंने मशीन को बंद कर दिया है। तो यहाँ पे आपको 2 पेड दिखाए गए हैं, इनके ऊपर लिखा है स्टर्नम, इनके ऊपर लिखा है अपेक्स। तो आप जानते हैं ये जो बोन है अपनी, ये स्टर्नम बोन है और ये क्लेविकल बोन है। तो राइट साइड में स्टर्नम और क्लेविकल के यहाँ पर राइट एंटीरियर में अपन स्टर्नम वाला ये पैड लगाते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे चेस्ट ऐसे एक्सपोज होना चाहिए, यदि हेयर है तो वो ट्रिम होना चाहिए। इसी के साथ ट्रिमर भी आती है, कोई तरह का गीलापन है तो उसको पोंछ लेना है। और जब आप ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो पेशेंट में कोई भी लोहे की चीज है हटा देना है और इसके साथ ही जो भी पर्सन है उनको सब दूर हो जाना है ना, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए। और आपने कहना है आई एम क्लियर, मतलब मैं दूर हूँ, यू क्लियर, वी ऑल क्लियर, मतलब अपन टच नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसे टच करोगे तो इनके साथ में आपको भी शॉक लग सकता है। इसलिए रिससिटेशन में पहली स्टेप आती है सीन सेफ्टी, दृश्य
सुरक्षित होना चाहिए, किसी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा ये एक्सटर्नल वाला एंड है, तो राइट एंटीरियर में अपन ने इसको यहाँ पे लगाया, मतलब स्टर्नम और राइट क्लेविकल के नीचे जो जगह है वहाँ लगाया। इसके बाद एक अपेक्स वाला है, अपेक्स वाले पे देखेंगे इसमें भी चार्ज वाला बटन है। अपन ने यहाँ से चार्ज किया था तो यहाँ से क्लिक करके भी चार्ज कर सकते थे। अब ये जो है इसको अपन लगाएंगे लेफ्ट साइड में अपेक्स पर, मतलब ये जो निपल्स की लाइन है इसमें ये एक्जिला है तो मिड एक्जिलरी पर, यहाँ पर ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे। ओके, मशीन चार्ज है अपनी, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। और जो रेड बटन है ये शॉक देने के लिए काम आते हैं। जैसे आपने इसको यहाँ लगाया, दोनों को एक साथ आप क्लिक करेंगे, आई एम क्लियर, यू क्लियर, ओ क्लियर, एक साथ इसको क्लिक करेंगे, मशीन शॉक यहाँ पे डिलीवर करेगी और तुरंत से आपको यहाँ पे कंप्रेशन स्टार्ट कर देने हैं। 10 सेकंड से ज्यादा का डिले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनका हार्ट रुका है। यदि हार्ट रुका है तो हार्ट से इनके ब्रेन में ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही है, तो ब्रेन में यदि 10 मिनट तक ब्लड की सप्लाई नहीं जाए तो पेशेंट परमानेंटली खत्म हो सकता है, ब्रेन डेड हो सकता है। बट ये अच्छी चीज़ है, यदि ऐसी मशीन आपके पास है तो आप रिदम को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ से पावर ऑन किया, इसके बाद ये डिस्प्ले देखा, यहाँ पे हमने एनर्जी सेट की, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको मशीन को यहाँ पे चार्ज किया। चार्ज करने के बाद में अब यहाँ पे ECG लीड भी अपन लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने को लीड बताएगा। अब थोड़ा सा अपन मॉनिटर को देखते हैं कि यहाँ पे एक मीनू वाला पॉइंट है और यहीं से आप सारी चीज़ों को, अलार्म को, रिकॉर्डिंग को, इन सब को यहीं पे सेट कर सकते हैं। जो लीड है, जैसे आप देख रहे हैं अभी सेकंड लीड है, तो यहीं से आप लीड भी चेंज कर सकते हैं। ECG में जो लीड होती है ना, तो ये 3 पैरा और 5 पैरा दोनों है, मतलब 3 लीड और 5 लीड दोनों की तरह काम करती है ये वाली। तो यहाँ पे देखो आप सारी लीड अपन बता सकते हैं। इससे फर्स्ट, जैसे यहाँ पे अपन लीड पे दबाते हैं तो फर्स्ट लीड आ रही है, सेकंड, थर्ड, AVL, पेडल्स, पेडल वाली लीड भी है। इस तरीके से देखो यहाँ पे रिदम शुरू हो गई है इस तरीके की, तो ऐसे लीड यहाँ पे बनती है। इसके अलावा यहाँ पे गेन है, कितनी स्पीड से आपको उसको चलाना है ये भी आप फिक्स कर सकते हो। 20, 15, 30 दिख रहा है, जैसे 25 mm/s से ECG चलती है तो वो भी अपन यहाँ से बदल सकते हैं। इसके साथ यहीं पे आपको हार्ट रेट भी मिल जाती है, यहीं पे आपको SpO2 का सेंसर भी है, यहाँ लिखा है SpO2, तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, वो भी आप यहीं पे देख सकते हो। तो उसको एक मॉनिटर की तरह भी काम में ले सकते हैं। इसे ECG देख सकते हैं, इसे SpO2 मॉनिटर कर सकते हैं, इसे हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं और इसी के साथ में इसको अपन शॉप की डिलीवरी के लिए भी काम में ले सकते हैं। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कहाँ पर कनेक्ट करती है, ये जो पैडल है इसका जो कनेक्टर है इसको अपन इस सॉकेट में यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और आउटपुट जो सॉकेट है इसमें लगाने के लिए पहले जो ये चीज़ें हैं इनको अपन थोड़ा कंप्रेस करेंगे, ठीक है। और ये जैसे अंदर जाएगा तो आपको एक क्लिक की साउंड आएगी और ये ऑटो लॉक हो गया। अब आप इसे खींच नहीं सकते इस तरीके से, आपको यहाँ से दबा के ही इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ और क्या क्या चीज़ें इसमें है। तो यदि अपन इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यदि आपको केवल ECG ही करनी है तो उसकी भी लीड यहाँ पे है, उसका भी कनेक्टर अपने पास में है। तो आप यहाँ देखेंगे, जिसे अपन इसको निकालते हैं, ये ECG की लीड है और आप मॉनिटर भी कर सकते हो। जैसे किसी पेशेंट का जो हार्ट है वो अरिथमिया में गया था, मतलब क्या होता है, हार्ट नॉर्मली अपना ऐसे से पूरा पंप करता है और कभी कभी ऐसे फटफट करने लग जाता है, वाइब्रेशन होने लग जाता है, पूरी तरीके से पंपिंग नहीं करता है, उसको अरिथमिया बोलते हैं। हार्ट की रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, एबनॉर्मल करंट शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में अपन शॉक देके उस खराब करंट को खत्म करके अच्छा करंट वापस से नॉर्मलाइज करते हैं। तो अपने हार्ट में अलग अलग तरह के अरिथमिया होते हैं। जैसे यदि आपको इसी पर इस तरीके की यदि वेव दिखे, मतलब वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, तो वो शॉकेबल रिदम होती है। यदि ऐसी रिदम हो रही है और 3 से 5 मिनट में आपने शॉक दे दिया, पेशेंट बच जाएगा, ठीक है। बट यदि इसमें इस तरीके की रिदम है, पूरी इस तरीके से लगभग फ्लैट लाइन है, तो ये एसिस्टोल है, इसमें शॉक काम नहीं करेगा क्योंकि करंट ही नहीं बचा है। इस कंडीशन में अपन एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट शुरू करते हैं, उसमें एंटीरिथमिक ड्रग देते हैं, एड्रेनलिन देते हैं, उसको अम्योडेरिन देते हैं, लिग्नोकेन देते हैं, ब्रेडी अरिथमिया हो तो अपन एट्रोपिन देते हैं। सो इस तरीके से अपन यहाँ पे रिदम को एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे जैसे पेशेंट अब सही हो गए हैं, वेंट्रिकुलर यहाँ पे टैकीकार्डिया था, शॉक दिया, सही हो गया, बट अपन इनको मॉनिटरिंग में रखना पड़ेगा। इनको वापस से ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, इनका वापस ऐसे हार्ट ऐसे रुक सकता है। तो आप देख रहे हो इस लीड में ऊपर कट है, ठीक है, ये जो कट है, इस कट वाली जगह को अपने को यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, ECG। तो ऐसे अपने को कनेक्ट करना है, ये ECG लीड कनेक्ट होगी और जहाँ जहाँ अपन जिस इंटरकोस्टल स्पेस में ECG लीड लगाते हैं उसको लगाएंगे और ये जो इलेक्ट्रोड है चेस्ट के, इनको अपन कनेक्ट करेंगे। ऐसे इसको मॉनिटर की तरह भी काम में ले सकते हैं। बट यदि कोई मेडिकली ट्रेंड नहीं है पूरी तरीके से, तो ये मशीन AED की तरह भी काम करती है। AED मतलब ऑटोमेटेड एक्शनल डिफिब्रिलेटर, मतलब अपन इसमें पेट लगाएंगे तो मशीन खुद ही बोलेगी कि करना
क्या है, मशीन की तरफ से ही बोला जाएगा कि करना क्या है, खुद से उसको वॉइस प्रॉम्प्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो ये जो आप पैड देख रहे हैं ये AED के पैड है, ये वाले पैड है AED के पैड है। और इसको यदि आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इस जगह पे यदि कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट होने के बाद ये खुद ही आपको वॉइस प्रॉम्प्ट यहाँ पे देना शुरू हो जाएंगे। तो यही मशीन AED है, यही मशीन मॉनिटर है, यही मशीन डिफिब्रिलेटर है। तो यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे AED है, तो मशीन ने बोला है यदि कोई तो मशीन खुद ही बोलेगी और जैसे मशीन बोलेगी वैसे अपने को काम करना है। तो यहाँ पे मशीन बोल रही है कि यदि पेशेंट को कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पास ब्रीदिंग नहीं है, तो आपको इलेक्ट्रोड लगाने हैं। इस पे लिखा है इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ लगाने हैं, ठीक है। एक राइट एंटीरियर में लगाना है, लेफ्ट लेटरल में लगाना है, ठीक है। उसके बाद भी आप लोग कंप्रेशन चालू करना है। तभी मशीन के है कि रिदम शॉकेबल है, शॉक दे सकते हो, तो सबको दूर हट जाना है और मशीन खुद ही यहाँ पर शॉक डिलीवर करेगी। मतलब अब आपको ये सोचना नहीं है कि कितना जूल देना है, कब देना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मशीन में ऐसा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है जो खुद ही देखेगा किस तरह की रिदम है और खुद ही जितना शॉक चाहिए होगा, जितने जूल का, उतना डिलीवर करेगा। तो ये जो मशीन है वो AED की तरफ भी यहाँ पे अपन काम में ले सकते हैं। तो ये रिदम को एनालाइज भी कर सकती है, डू नॉट टच द पेशेंट, इस तरीके से ये मशीन अपने को यहीं पे कमांड दे रही है। अब आप सोचें कि इसमें जो रिदम आ रही थी वो हम बाद में भी रेफरेंस के लिए रखें, पेशेंट के रिकॉर्ड में लगाएं, तो आप यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसी में रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी है। इस तरीके से यहाँ पे पेज है, उससे आप इसकी रिकॉर्डिंग भी यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा कार्डियक पेसर की तरह भी काम करती है, रिकॉर्डर की तरह भी काम करती है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ECG आप ले सकते हैं, मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, SpO2 आप देख सकते हैं, हार्ट रेट आप दे सकते हैं, डिफिब्रिलेशन इसको पेशेंट को दे सकते हैं। AED की तरह इसको काम में ले सकते हैं। तो जो भी अपन CPR करते हैं उसके शुरू के 3 से 5 मिनट में यदि किसी भी पेशेंट को VTVF होता है और इस तरीके से शॉक मिल जाता है तो पेशेंट के बचने के चांसेस 70% तक बढ़ जाते हैं। तो जो हम बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट पढ़ते हैं जिसमें बंद पड़े हार्ट को हम कंप्रेशन देके चालू रखते हैं, उन कंप्रेशन का केवल एक ही एम होता है कि जब एम्बुलेंस आए, जब इमरजेंसी में पेशेंट जाए तो उसको ये मशीन मिल जाए। ये सबसे ज़्यादा हार्ट की चीज़ों में, क्योंकि अपना हार्ट एक मोटर की तरह है, उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब बंद हो जाएंगे तो हार्ट वहीं रुक जाएगा। हार्ट वहीं रुकेगा तो ब्लड कहीं नहीं जाएगा, ब्लड कहीं नहीं जाएगा तो ब्रेन में नहीं जाएगा, तो पेशेंट गिरेगा तो बेहोश होगा, उसको किसी को बुलाने तक का टाइम नहीं मिलेगा कि मुझे क्या हो गया। केवल जो सामने से देख रहा होगा वही समझ पाएगा कि अब करना क्या है। और उस टाइम यदि उसने कुछ नहीं किया तो ये बंद हार्ट उसके ब्रेन को बंद कर देगा और बंद ब्रेन पेशेंट को परमानेंटली खत्म कर देगा। तो इसमें टाइम की वैल्यू है कि 10 मिनट में आप कितना जल्दी क्या चीज करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें चेस्ट के जो कंप्रेशन देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये सामान थोड़े से साइड में कर लीजिए, उधर रखिए, बता देता हूँ एडल्ट्स के लिए। बट इसी मशीन को आप पीडियाट्रिक पैडल की तरह भी बना सकते हैं। यदि आप खोलेंगे तो छोटे पैड यहाँ पे बन जाएंगे। इसको लगाने से पहले इस तरीके की जली यदि आप लगाएंगे तो बिजली का जो कंडक्शन है वो अच्छा होता है, बट हेयर नहीं होना चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए, है ना। अब आप CPR की कुछ स्टेप, तो जैसे अपन देखते हैं कोई भी अपन कहीं जा रहे हैं, अचानक से अपने सामने कोई भी पर्सन गिर जाए, अचानक से गिर जाए, तो अपने को उस टाइम पे क्या करना है। सबसे पहले अपने को देखना है कि जहाँ पर वो गिरे हैं, वहाँ जहाँ पर वो बेहोश हुए हैं, उसके आसपास की जगह सुरक्षित है या नहीं है। ऐसा नहीं हो वहाँ जंगली जानवर हो, ऐसा नहीं हो बिजली का करंट हो और अपन वहाँ पे टच करें और अपने को भी करंट लग जाए। तो ये चीज एश्योर करनी है कि पेशेंट भी सुरक्षित रहे, अपन भी सुरक्षित रहे और पूरा आसपास की सराउंडिंग सुरक्षित रहे। यदि करंट लगा है स्विच बंद करेंगे, लकड़ी से पेशेंट के कॉन्टेक्ट को डीअटैच करेंगे, उसके बाद अपन पेशेंट के पास में जाएंगे। यदि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, रोड के बीच में पेशेंट का CPR नहीं करेंगे, वहां बचाने नहीं जाएंगे, पहले पेशेंट को एक सेफ जगह पे शिफ्ट करेंगे। अब जगह कौन सी होनी चाहिए, जो एकदम पैरेलल रहे, एकदम स्मूथ रहे, इवन रहे और हार्ड सरफेस रहे, क्योंकि अल्टीमेटली यदि पेशेंट का हार्ट रुका होगा तो आप बाहर से कंप्रेशन करके उसको चालू करने वाले होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पेशेंट एकदम से गिरा है, बेहोश है, तो हो सकता है उसका ग्लूकोज कम हो गया, हो सकता है वो गहरी नींद में हो, कोई नशे में हो, तो पहले आपको पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना पड़ेगा, कहीं नींद में तो नहीं है, वास्तव में अनकॉन्शियस है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, जो शोल्डर होते हैं जिस भी पर्सन के, उस पर डबल टैप करेंगे इस तरीके से,
बोलेंगे माधोलाल जी आंखें खोलो, बोलो हाथ उठाओ, इस तरीके से। यदि वो कोई रेस्पॉन्स यहाँ पे नहीं करते हैं, मतलब पेशेंट क्या है यहाँ पे अनरेस्पॉन्सिव है। पहले क्या था अनकॉन्शियस, अब अनरेस्पॉन्सिव है। तो क्यों ये कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब इनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। मतलब जब ब्रेन काम नहीं करता है, ब्रेन को ऑक्सीजन ब्लड नहीं जाता है, तो अपन बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसको ब्लड नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा होगा ब्लड? क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा होगा, मतलब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होगा। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट अचानक से रुक जाता है। जैसे अपना पंखा चल रहा है, स्विच बंद कर देते हैं तो पंखा वहीं का वहीं रुक जाता है। यदि वोल्टेज कम होता है तो पंखा स्लो चलता है। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट जहां का है वहीं का वहीं रुक जाता है, मतलब बिजली कट। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि जब यहाँ पर हार्ट को सप्लाई करने वाली कोई एक खून की ट्यूब यदि ब्लॉक हो जाए, तो स्पेशल हार्ट का एरिया मरता है, वो मसल खत्म होती है, तो उसमें पेशेंट को सीने में दर्द होता है, टाइटनेस होती है, तो बता देता है, तो आप हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो पेशेंट बच जाता है। सो 95% हार्ट अटैक के पेशेंट बच जाते हैं, बट 95% कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट नहीं बचते, क्योंकि वो गिर जाते हैं, वो किसी को बोलने के टाइम ही नहीं मिलता उनको, और आसपास क्या कर रहे हैं उस पर ही उनकी जिंदगी यहाँ पे डिसाइड होती है। तो जैसे आपने देखा ये अनकॉन्शियस है, अनरेस्पॉन्सिव है, अपन ने यहाँ पे इनका रेस्पॉन्स चेक कर लिया। अब अपन फटाफट से सहायता के लिए बुलाएंगे, अब घड़ी हो गई है शुरू, 10 सेकंड के अपन बुलाएंगे। यहाँ कोई है जो हेल्प के लिए आ जाओ, फटाफट से यहाँ आओ। त्रिलोक जी आप 108 में फोन लगाओ, आप फटाफट से वो शॉक वाली मशीन, एडी मशीन लेके आ जाओ। यदि हॉस्पिटल में है तो कोड ब्लू एक्टिवेट करना है, बोलना है कोड ब्लू, 2nd फ्लोर, बेड नंबर 9, पेशेंट अनकॉन्शियस अनरेस्पॉन्सिव, ठीक है। उसके यदि आप अकेले हैं तो 108 आपको अपने फोन में डायल करना है, स्पीकर पे रखना है, उसको बोलना है इस हॉस्पिटल या इस गांव में इस जगह पर इस पेशेंट को ऐसा ऐसा हो गया है, ताकि फटाफट से वो वहां पे पहुंचे। इसके बाद जो भी आपके पास है, जैसे मेरे पास स्टेट है, ऐसी कोई भी चीजें है तो अपन साइड में रख देंगे, कड़ा पेन रखा है तो साइड में रख देंगे, ताकि अपने कोई डिस्टर्बेंस वहां पे सीपीआर में नहीं हो। अब आप देखेंगे कि रुके हुए हार्ट को अपने को दोबारा से चालू करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे घुटनों के बल यहाँ पर इस तरीके से बैठना है। कमर वाला पार्ट पेशेंट के इस वाले पार्ट से ऊपर होना चाहिए, और बॉडी के वेट से हम यहाँ कंप्रेशन देंगे। कंप्रेशन कहाँ देंगे? ये बोन क्या है? स्टर्नम। ये बोन स्टर्नम है और ये निपल है, तो निपल लाइन के बीच में इस स्टर्नम पर, यहीं पर आपका कहीं हार्ट है, यहीं पर अपने को कंप्रेशन देना है, एकदम सेंट्रल पार्ट पर। कैसे रहेंगे? अपना एक हाथ ऐसे रहेगा डोमिनेटिंग हार्ट, दूसरा उसके ऊपर रहेगा, और ये वाला जो पार्ट है, हील वाला जो पार्ट है, इससे अपन दबाएंगे किसको? हार्ट को। इसलिए यहाँ पे हार्ट सर पे रखिए, ताकि आप इतना कंप्रेस कर पाए। कितना कंप्रेस करेंगे कि ये 1/3 अंदर चल जाए, मतलब 1/3 अंदर चल जाए, मतलब 5 से 6 सेंटीमीटर, बच्चा है तो 4 सेंटीमीटर। उससे ज्यादा यदि दबाओगे तो रिस्ट टूट सकती है, कम दबाओगे तो हार्ट ब्लड ही बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है। तो इसका एडिक्वेट कंप्रेशन होना चाहिए। तो अपन ने देखा कि पोजीशन कैसे चाहिए, प्लेस कहाँ पे चाहिए। अब आता है पुश, मतलब दबाना है, तो कितना? पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, मतलब 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन देंगे। ये कंप्रेशन 1 मिनट में 100 से 120 बार होंगे और लगातार होंगे। और आप आइडिया आप सोच रहे हैं कि आप ब्रीदिंग देने के लिए कंफर्टेबल है, तो आप 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीदिंग पेशेंट को दे सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे देखना है, एयर में देखना पड़ेगा कि इस तरीके से आप हेड को टिल्ट करेंगे, हेड को ऐसे टिल्ट करेंगे, चिन को ऐसे लिफ्ट करेंगे और जो को ऐसे थ्रस्ट करेंगे। पहले देखेंगे इनके माउथ में कोई फॉरेन बॉडी, कोई पत्थर कुछ तो नहीं है, वो है तो आप रुमाल से निकाल सकते हो। उसके बाद में नाक को बंद, सांस खींचनी है, नाक को बंद करनी है, और माउथ टू माउथ आपको सांस डिलीवर करनी है। जब आप सांस देंगे तो सीना ऊपर आना चाहिए, तब आपने एडिक्वेट सांस दी है। बट यदि पेशेंट के मुंह में ब्लड है, इनको इन्फेक्शन है और आप नहीं देना चाहते हैं, हेजिटेट हो रहे हैं, तो आप रुक भी सकते हैं। आप ब्रीदिंग नहीं दिए भी, चेस्ट कंप्रेशन देना जरूरी है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन इनके खून में है वही यदि घूमती रहे तो जब तक एम्बुलेंस आए, जब तक हॉस्पिटल जाए, पेशेंट बचा हुआ रह सकता है। तो इस तरीके से अपन पोजीशन बनाएंगे, एक हैंड दूसरा हैंड यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से अपन कंप्रेशन देंगे। एल्बो अपने एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और यहाँ पे 5 से 6 सेंटीमीटर दबना चाहिए, और 1 सेकंड में 2 बार ऐसे 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीदिंग देनी है। ऐसे 5 साइकिल चलाने हैं। 5 साइकिल मतलब 2 मिनट के बाद वापस से आपको इनकी ब्रीदिंग, वापस से इनकी पल्स देखनी है। यदि नहीं है तो सीपीआर कंटिन्यू रखना है। यदि एईडी आ जाती है तो एईडी लगाना है। एईडी लगाते टाइम भी आप कंप्रेशन देंगे, केवल जब वो बोले कि शॉक डिलीवर, तब आपको वहां पे रुक जाना है। उस कंडीशन में आप वहां पे रुक जाएंगे।
केवल उस कंडीशन पे। जैसे शॉक डिलीवर हुआ 10 सेकंड के अंदर वापस से कंप्रेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। किसी भी स्टेप में 10 सेकंड से ज्यादा का डिले आपको नहीं लेना है, नहीं तो ये हार्ट बराबर से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। अब आप कहेंगे यदि रिब्स टूट गई तो वापस जुड़ जाएगी, पर रुका हुआ हार्ट आप 10 मिनट बाद चालू नहीं कर पाएंगे। आप ब्रेन को, परमानेंट डेड ब्रेन को वापस से सही नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्यों ये ट्रेनिंग लेना जरूरी है? क्योंकि यदि आप वेट करते हो तो आप लेट हो जाओगे। एक्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे आप गूगल करके सीपीआर नहीं सीख सकते। हाउ टू डू सीपीआर, इतना टाइम आपको नहीं रहेगा, इसलिए ट्रेनिंग पहले होनी चाहिए। और यदि आप गलत कंप्रेशन दे रहे हैं, मान लो आप इधर एब्डोमेन पे कंप्रेशन दे रहे हैं, तो इससे इसकी स्प्लीन, लीवर डैमेज हो सकते हैं। इधर देंगे तो चेस्ट में इंजरी हो सकती है, इसलिए सही जगह कंप्रेशन लेना। और यदि आप ऐसे मोड़ रहे हैं तो आपकी बैक में मसल काम करती है, तो रिब्स टूटने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो ऐसे रहेंगे अपन, ताकि अपना जो पोजीशन है वो ऐसे रहे। बॉडी का वेट अपन डिलीवर करें ताकि अपन थके नहीं, और कंटिन्यूअस कंप्रेशन इस तरीके से देते जाएं। और ये जो स्किल है सभी को सीखनी चाहिए, चाहे घर में बच्चे हों, बड़े हों, चाहे वो लेमैन हो, सभी को आनी चाहिए। क्योंकि 70% जैसे इंसिडेंट्स घर से बाहर हो रहे, 70% इंसिडेंट घर से बाहर हो रहे। कहाँ हो रहे? चौराहे पर हो सकते हैं, जिम में डंबल उठाते हुए हो सकते हैं, स्कूल में चौक से लिखते हुए हो सकते हैं, चलती हुई बस में हो सकते हैं, उड़ते हुए प्लेन में हो सकते हैं, दौड़ती हुई ट्रेन में हो सकते हैं। तो वहां कौन होंगे? आप और मैं, उन्हीं में से कोई एक होंगे। क्योंकि पेशेंट तो बेहोश होगा, उनको तो टाइम नहीं होगा, चाहे वो कितने भी बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हो, उनके सामने आप और मैं ही वहां पे होंगे। वो कह नहीं पाएंगे कि उनको क्या हुआ है, वो खुद फोन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अपने को ये चीज सीखना जरूरी है कि उस 10 सेकंड में, 10 सेकंड के बाद पेशेंट यहाँ पे नहीं रहेगा, तो 10 सेकंड के गैप, 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के गैप को, मतलब आप ये समझ लीजिए कि पेशेंट की लाइफ और डेथ के बीच का जो ब्रिज है वो आप इस प्रोसीजर से कर सकते हैं। एकदम सिंपल प्रोसीजर है। आपने अभी देखा, मैंने एक भी मेडिकल इक्विपमेंट काम में नहीं लिया, केवल अपने हैंड से, केवल अपनी यहाँ पे स्किल से पेशेंट की लाइफ को सेव करने का ट्राई किया। यदि आप सोचते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, हम इन्हें बचाएंगे, हमारे ऊपर पुलिस केस बनेगा, हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, हमसे इंक्वायरी होगी, हमसे उनके बिल बनवाए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप पेशेंट की जान बचाते हैं, एक राहवी योजना है, गुड समैरिटन लॉ है, वो कहता है पुलिस उनसे कोई पूछताछ नहीं करेगी, उनको बयान देना नहीं देना उनकी चॉइस है, हॉस्पिटल पहुंचाना और वहां रुकना या नहीं रुकना उनकी चॉइस है। तो इसमें राहवी सम्मान भी दिया जाता है। यदि कोई ऐसे अननोन की हेल्प करता है, जान बचाता है, तो उसको हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से भारत सरकार के गुड समैरिटन लॉ के अंतर्गत 25,000 का इनाम दिया जाता है। यदि 1 से 2 जने से ले जाते हैं तो वो इनाम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। साल भर में कोई काफी ज्यादा से काम करता है तो 1 लाख से ऊपर यहाँ पे सम्मान मिलता है। साथ ही साथ अप्रिसिएशन लेटर भी वहाँ पे दिया जाता है। तो इस लाइफ सेविंग स्किल में हम सबको आगे आना चाहिए और ये सीख कर लाइफ बचानी चाहिए। जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनके इनक्वास में BS सर्टिफिकेशन का भी 2 नंबर है, डिफिब्रिलेशन की अगर हॉस्पिटल में है उसके भी 2 नंबर है। तो हर तरीके से ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू।